जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। वो प्रतिरोध जो हमारे धारा को, हमारे करंट को बाधित करता है, यानी कि रोकने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे किसी तार के अंदर क्या बहता है, बताइए, धारा बहता है, और उसी धारा को रोकने को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। देखिए, सिंपल से लैंग्वेज में मैंने लिखा है, किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का क्या करता है, बताइए, विरोध करता है। उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। सिंपल सा यही बात जानिए कि तार के अंदर करंट फ्लो होता है और उस करंट को रोकना क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि प्रतिरोध का काम क्या होता है, तो कहेंगे प्रतिरोध का कार्य होता है धारा को रोकना, करंट को रोकना, प्रतिरोध का कार्य होता है किसी तार के अंदर। ठीक है, ओके। प्रतिरोध का जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आर बराबर होता है वोल्ट बटे धारा। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है वोल्ट बटे धारा के। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। और इसका प्रतीक जो होता है इस तरह से होता है। इसका प्रतीक जो है इस तरह से है। जब भी आपसे कहेगा कि प्रतिरोध का काम क्या होता है, तो प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना, रोकने का काम करता है, धारा को रोकने का काम करता है। और प्रतिरोध जो होता है ये बराबर होता है वोल्ट बटे धारा के। और प्रतिरोध का जो होता है एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और उसको इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से उसका ओम का संकेत होता है। ठीक है, एक ओम जो होता है, एक ओम जो होता है वो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। एक ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। देखिए, जो हमारा प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। और ये हमारा क्या है, वोल्ट। और धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर। तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। क्लियर हुआ, ओके जी। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए, जितना ही जितना ही बैड कंडक्टर रहेंगे उसमें उतना ही ज्यादा जो होता है प्रतिरोध होता है, यानी कि वो उतना ही ज्यादा जो होता है उसमें करंट जो होता है रुकता है। जैसे लोहा, लोहा में ज्यादा प्रतिरोध होते हैं, इसीलिए ये अच्छा जो होते हैं कंडक्टर नहीं कहलाते हैं, अच्छे चालक नहीं कहलाते हैं। इनसे अच्छा एल्युमिनियम होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध कम होता है। देखिए, ध्यान समझिए, प्रतिरोध जिस तार में प्रतिरोध कम रहेगा वो तार में धारा जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से प्रवाहित होंगे। और जिसमें जितने ही ज्यादा प्रतिरोध रहेंगे उसमें उतने ही कम जो होंगे धारा प्रवाहित होंगे। तो देखिए, लोहा से अच्छा जो होता है हमारा एल्युमिनियम होता है। इसमें जो होता है हमारे प्रतिरोध कम होते हैं, अर्थात इसमें करंट कम रुकता है। ठीक है, इससे भी अच्छा कापर होते हैं। कापर में जो होता है और रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि इसमें और कम प्रतिरोध होता है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर प्रतिरोध कम होगा तो सर धारा जो होगा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, जब प्रतिरोध कम होगा ना तो धारा बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगा। ये ध्यान से आपको रखने हैं। ठीक, ऐसे ही इस कॉपर से अच्छे क्या होते हैं, सिल्वर होते हैं। इसमें जो होते हैं प्रतिरोध ना के बराबर होते हैं, यानी कि इसमें प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि इसमें धारा जो होती है कम रुकती है। ठीक है, अच्छा, इससे भी अच्छे क्या होते हैं हमारे जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो भी प्रतिरोध होते हैं, उसमें भी प्रतिरोध कम होते हैं, बहुत ना के बराबर होते हैं। लेकिन सबसे अगर अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक चालक कहा जाएगा, कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहा जाएगा, तो किसको, सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर कहा जाता है। क्लियर हुआ ना, क्योंकि इसमें प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल होता ही नहीं है, समझ लीजिए बिल्कुल होता ही नहीं है।
इसमें प्रतिरोध ना के बराबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी कि धारा के प्रवाह को रोकने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना ही अच्छा पदार्थ होगा, जितना ही अच्छा गुड कंडक्टर होगा, उसमें उतना ही कम जो होते हैं प्रतिरोध होते हैं, और जितना ही बैड कंडक्टर होता जाएगा उसमें उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिवर्तित प्रतिरोध, यानी परिवर्तित प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध को चेंज कर दे, प्रतिरोध को कम या ज्यादा कर दे, उसी को, इसको क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। जैसे स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, है ना, क्या कर दिया जाए, उसके परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव जो होते हैं, है ना, परिवर्तित प्रतिरोध कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आप इस्त्री करते हैं, प्रेशर जो होता है ना, प्रेस, उस प्रेस में क्या होता है कि देखते हो बोल्ट तो वही रहता है, उसमें जितना बोल्ट जाता है, जितना करंट, जितना धारा जाता है ना, वो सेम रहता है। लेकिन वहां पर देखना, एक घुमाने वाला होता है, एक अवयव होता है, उससे कम या ज्यादा कर दिया जा सकता है। क्या, उसके जो प्रतिरोध होते हैं उसको कम और ज्यादा, जब प्रतिरोध को कम कर देते हैं तो उसमें करंट ज्यादा बहने लगता है, प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो करंट उसमें कम जाने लगता है। तो क्या ऐसा डिवाइस जो प्रतिरोध को कम और ज्यादा कर दे, उस अवयव को हम क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ओके। धारा नियंत्रक, जो करंट को कंट्रोल करे, जो किसको करे, कंट्रोल करे करंट को, वो धारा नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे तार के अंदर जो होता है करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को कितना कम कितना ज्यादा करना है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, किसको, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए जो युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। समझ गए ना? अच्छा, सुचालक और कुचालक, सुचालक और कुचालक हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सुचालक जिसमें करंट फ्लो होता है, सुचालक जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें धारा बहती है, जिसमें करंट आता है, वो सुचालक होता है। और जिसमें करंट नहीं आता है उसे कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसको अचालक भी बोला जाता है। कुचालक को एक और हिंदी नाम से जाना जाता है, अचालक। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में इसको इंसुलेटर कहते हैं, और चालक या सुचालक को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे तार, ये हमारे क्या होते हैं, चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें धारा बहती है, इसमें करंट आता है, इसलिए हमारे सुचालक या चालक कहलाते हैं। जैसे आप कॉपर वायर लेते हैं, उसमें क्या करंट आता है कि नहीं आता भाई? हाँ, आता है सर। तो वो जो तार होते हैं कॉपर वायर के, वो क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं, उन्हीं को हम लोग चालक कहते हैं। क्लियर हुआ? जो सिल्वर होता है, ये भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। क्लियर हुआ आपको भाई? ओके। कुचालक जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट आता है क्या, इसको बोर्ड में लगाते हैं तो क्या आपको करंट मारता है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है, बैड बैड कंडक्टर है, यानी कि इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जिसमें धारा नहीं आता है, जिसमें करंट नहीं आता, उसको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? जैसे लकड़ी, इसमें करंट आता है, लकड़ी में करंट आता है क्या, आप लकड़ी से क्या करते हैं, चोरी से आप कटिया फंसा करके लाइट खींचते हैं, तो क्या लकड़ी आप जैसे ही तार पे छूते हैं तो क्या आपको करंट लगता है? नो। इसलिए क्यों? क्योंकि
जो लकड़ी है आपका वो क्या है, आपका इंसुलेटर है, यानी कि अचालक है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात आपको क्लियर हुआ। ये बात क्या हो गया, क्लियर हो गया कि सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा जो होता है चालक या सुचालक कहलाता है। यानी कि जिस चालक में प्रतिरोध जितना कम होगा वो उतना अच्छा चालक या सुचालक कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध ही तो है जो चालक और सुचालक बना रहा है भाई। चालक या सुचालक कौन बनाने का काम कर रहा है, प्रतिरोध। जिसमें प्रतिरोध कम वो अच्छे चालक होंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध होगा वो सबसे खराब जो होते हैं हमारे चालक या सुचालक कहलाते हैं। ठीक है जी, ओके, ये बात आपको आई होप पूरे अच्छे से क्लियर होगा। स्वर सम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, यानी कि हीन चालक या अचालक कहते हैं। हीन मतलब जिसमें धारा बहती ही नहीं है उसी को हीन कहते हैं, है ना। अच्छा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्या ऐसा चीज है जो प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है ना। क्या चीज है जो बढ़ाने पे घटाने पर प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ेगा भाई। कह रहा है कि चालक की लंबाई, अगर चालक है मात्र जो आपका कंडक्टर है जो वायर है उसकी अगर लंबाई बढ़ा देंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको एक बल्ब जलाना है और 1 किलोमीटर से आप तार लाओगे तो भैया उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, तार में प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। और वहां से 1 किलोमीटर से आप एक बल्ब जलाने के लिए तार लाए हो तो क्या जो जो वहां पर 1 मीटर तार से बल्ब जला रहा है उतना ही क्या आपका जो 1 किलोमीटर वाला बल्ब तार लेकर गए हैं जलेगा, वैसा नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि वहां से वहां तक बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाते हैं जिसके कारण जो होती है जो करंट होता है वो जगह जगह बाधित हो जाती हैं, रुक रुक कर जाती हैं। इसीलिए जो होता है वहां पर डीमिर डीमिर जो होता है बल्ब जलता है आपका। यानी कि जितना लंबा तार रहेगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होंगे, जितने कम लंबे तार रहेंगे उतने कम प्रतिरोध होंगे। और कम प्रतिरोध अच्छा होता है, ज्यादा प्रतिरोध अच्छा नहीं होता है। किसके लिए भाई, धारा के लिए, करंट के लिए। ओके, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अच्छा, प्रतिरोध का जो चालक होते हैं अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाए तो भी जो होता है प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा रहेगा उसका अनुप्रस्थ काट तो जो होता है उसका प्रतिरोध जो होगा क्या हो जाएगा बताइए, कम हो जाएगा। जैसे इसे मतलब समझिए, जैसे कोई इतना पतला तार है और कोई इतना मोटा तार है तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें होगा, यानी कि करंट जो होगा सबसे ज्यादा किसमें अच्छे से फ्लो करेगा, बहेगा। तो भैया एमन करंट बहुत ज्यादा सही से बहेगा, यानी कि करंट को रोकने वाला इसमें कौनो नहीं है। और इसमें करंट, अब इतना करंट हेमन लेकर जाएंगे तो जाएगा भाई, नहीं न जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ जो काट है ना, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये ज्यादा है और इसका कम है। इसमें ज्यादा इसलिए इसमें प्रतिरोध जो होगा कम रहेगा, और इसमें जो होता है कम इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसीलिए इसमें प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। अर्थात इसमें पतले तार से आप एसी नहीं चला सकते हैं। क्यों, क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। और करंट, एसी बहुत ज्यादा करंट खींचता है, बहुत ज्यादा करंट खींचता है, जो कि वो जब ज्यादा करंट खींचेगा ना तो वह तार जो होगा सह नहीं पाएगा और पिघल जाएगा, जल जाएगा। यही कारण होता है। यानी कि जितना ही ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, है ना। इसीलिए देखना जब एसी वगैरह चलाया जाता है ना तो उसके तार हाईवी होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक, क्योंकि वो जो होते हैं ज्यादा करंट को खींचता है। ठीक है, अब वो ज्यादा करंट खींचेगा और अच्छे चालक लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जितने अच्छे चालक रहेंगे उतने ही कम प्रतिरोध होगा और उतने ही कम लाइट को रोकेगा, उतने ही कम करंट को रोकेगा और करंट अच्छे से जाएगा हमारे वायर में। ठीक है, यही कारण होता है मेरे भाई। ओके, तो ये तो आप समझ गए।
पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। हाँ जी, पदार्थ की प्रकृति। अब मान लो कोई जो है तार लोहे का बना दिया है, कोई एल्युमिनियम का बनाया है, कोई कॉपर का बनाया है, तो कोई सिल्वर का बनाया हुआ है। तो ये तार की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार का आपने तार लिया है। आप जिस प्रकार की, जिस कैटेगरी की आप तार लेंगे ना, सस्ता महंगा तार क्यों मिलता है भाई? उसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी किसकी होती है कि जब ज्यादा महंगा तार आप कॉपर का लेंगे, एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर, अगर कॉपर का तार लेते हैं ना तो क्या होगा बताइए? उसमें प्रतिरोध कम होंगे, यानी कि उसमें लाइट जो होती है कम, यानी कि करंट कम रुकेगा, धारा कम रुकेगी और बहुत अच्छे से हमारी धारा उसमें फ्लो होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए कॉपर वायर लेते हैं हम, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते भाई, वो गुड कंडक्टर होता है, अच्छे चालक कहलाते हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ गए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तीन कारक होते हैं। अगर चालक की लंबाई अगर घटा बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो चालक जो होता है वो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध की लंबाई चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध जो होता है आपका ज्यादा हो जाएगा, और चालक की लंबाई जो होते हैं कम कर देंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अनुप्रस्थ काट जो होता है कम कर देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा कर देंगे तो आपका प्रतिरोध जो होगा वो कम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, आपने देखा ना कि जैसे जैसे आपने वायर को अलग अलग तरह के मटेरियल के वायर को जब यूज कर रहे थे तो उसमें प्रतिरोध भी अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर रहा था। किसी में ज्यादा प्रतिरोध लग रहा था तो किसी में कम लग रहा था। ठीक है, ओके। प्रतिरोध और उसका संबंध लंबाई और क्षेत्रफल से क्या है? तो देखो, अगर किसी किसी तार की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर तार की लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? लंबाई के। यानी कि जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना कम तार उतना कम प्रतिरोध। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो प्रतिरोध होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एरिया के। यानी कि अगर एरिया जितना बढ़ाएंगे, एरिया अगर बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। एरिया अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एक के बढ़ने पर एक क्या होता है? घट जाता है। अगर ये बढ़ रहा है तो आपका एरिया कम हो जाएगा। यानी कि एरिया को कम करने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और एरिया को बढ़ाने पे प्रतिरोध जो होता है कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे एक के बढ़ने पे एक घट जाए, ठीक है, या एक के घटने पे एक बढ़ जाए तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। मेरे भाई, जब आप यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती इस साइन को जब हटाएंगे, है ना, तो इसके जगह पे बराबर आएगा, है ना, और कांस्टेंट आपका क्या आएगा? रो आएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, रो। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो आर बराबर होता है रो इंटू एल बटे एरिया। एल मतलब लंबाई और ए मतलब एरिया। ठीक है, तो आर बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर जो होता है रो इंटू लंबाई बटे एरिया के। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? मतलब प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि किसी तार के अंदर कितना प्रतिरोध उस पे लग रहा है, कितना प्रतिरोध लग रहा है, उसी को उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। मान लो कोई तार पर 3 प्रतिरोध लग रहा है, या किसी तार पर 4 प्रतिरोध लग रहा है, या किसी तार पर 5 प्रतिरोध लग रहा है, तो वही प्रतिरोध जो होते हैं, वही उसकी जो मात्रा है, वही उसकी जो क्षमता है, उसी क्षमता को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से, किसी तार में अगर 10 एम्पियर कहीं पर प्रतिरोध लग रहा है, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध लग रहा है, किसी में 4 ओम प्रतिरोध लग रहा है,
किसी में 6 ओम प्रतिरोध लग रहा है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोधकता कहते हैं, उसकी क्षमता को उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता, यानी कि कितना विरोध हो रहा है, धारा को कितना रोका जा रहा है, कितना एम्पियर, कितना ओम धारा रोका जा रहा है, कितना ओम धारा रोका जा रहा है, कितना उस पर प्रतिरोध लगा है, उसकी क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, धातुओं का मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। जो मिश्र धातु होते हैं, जैसे लोहा, लोहा में थोड़ा सा कॉपर मिला दिए, ठीक है, तो ये मिश्र धातु बन गए। अब ये जो मिश्र धातु बने हैं ना, इसमें जो प्रतिरोधकता रहेगी, यानी कि इसमें प्रतिरोधकता जो रहेगी ना, वो कम रहेगी। क्या रहेगी, कम रहेगी प्रतिरोधकता, यानी कि इसमें करंट जो होता है ना, कम रुकेगा, यानी कि करंट को रोकने वाला प्रतिरोधकता कम होगा। क्लियर, ओके। जिसका कह रहे कि जिसका परस्पर 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है। यानी कि देखिए, मिश्र धातुओं की कहेगा प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है 10 के पावर -8 ओम से लेकर के 10 के पावर -6 ओम तक जो होती है, 6 ओम मीटर तक होती है प्रतिरोधकता किसकी, मिश्र धातुओं की। यानी कि बहुत कम होता है प्रतिरोधकता, सबसे कम प्रतिरोधकता मिश्र धातुओं में पाई जाती है। रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी जैसे चीजों में, इन सब में प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, हुमच के होती है, इतनी ज्यादा प्रतिरोधकता होती है ना कि करंट गुजर ही नहीं पाता है इनसे, करंट गुजर ही नहीं पाता है भैया। 10 के पावर जो होते हैं 12 ओम मीटर से, 10 के पावर कितना, 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक इनकी प्रतिरोधकता होती है। किसमें, जो हमारे अधातु होते हैं, जो हमारे अधातु होते हैं, जो कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, कांच हुआ, इन सब में जो है प्रतिरोधकता जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा होती हैं। यानी कि 10 के पावर जो होती हैं आपकी कितने, 12 ओम मीटर से लेकर के 10 की पावर जो होती है 17 ओम मीटर तक होती हैं इनके। क्लियर हुआ जी। देखिए, मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता आपसे पूछेगा तो कहेंगे 10 के पावर जो होती है माइनस जो होता है 8 ओम मीटर होती है, से लेकर के 10 के पावर -6 ओम मीटर तक होती है, यानी कि बहुत ना के बराबर होती है प्रतिरोधकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। विद्युत तापन युक्तियां, विद्युत तापन युक्तियां का मतलब क्या होता है, जैसे जो मिश्र धातु होते हैं ना, अगर उनको ताप देंगे, उनको गर्म करेंगे तो कभी भी जलेंगे नहीं, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत तापन युक्तियां कहते हैं। जैसे स्त्री जो होता है, जो प्रेस होता है, उसमें तापन युक्तियां जो होती हैं ज्यादा होती हैं, उच्च ताप, बहुत इनका उच्च ताप ज्यादा होता है बहुत। जैसे टोस्टर जो होता है, उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत ही उच्च ताप युक्तियां होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये पिघलते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, इनका दहन नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत तापन युक्तियां। यानी कि विद्युत देने पर वो पिघलते नहीं हैं, विद्युत देने पर पिघलते या जलते नहीं हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, विद्युत तापन युक्तियां कहते हैं। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन, ठीक है, उपचयन, दहन नहीं होता है, अर्थात यही कारण होता है कि धातुओं का उपयोग जो होता है विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में किया जाता है। आई होप आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे मेरे भाई। अगर थोड़े से भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम जरूर उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, लेकिन दोस्त समझ आना चाहिए। ओके, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, ये देखो पसीना देख लो। क्लियर, तो समझो आप इसको बनाने में कितने मेहनत है भाई। प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, आपने जाना प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होते हैं। अब आप जानेंगे
कि प्रतिरोध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोध मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है जिसको सीरीज हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक पार्श्व क्रम प्रतिरोध होता है जिसको पैरेलल जो होता है रेजिस्टेंस कहा जाता है। देखिए, जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होते हैं सबसे पहले हम उसे समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि पार्श्व क्रम प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्त, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है, दूसरा जो होता है आपका पार्श्व क्रम प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध को सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, और पार्श्वक्रम प्रतिरोध को हम लोग पैरेलल जो होते हैं हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम समझेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध। ये जो हमने बनाया हुआ है ना, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है किसका है? ये फिगर जो है आपका श्रेणी क्रम प्रतिरोध का है। ये फिगर किसका है? श्रेणी क्रम प्रतिरोध का। सीरीज जो होता है रेजिस्टेंस का, ये क्या है हमारा? श्रेणी क्रम प्रतिरोध है ना। ये देखिए, ये क्या लगाए गए हैं? प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं इस बैटरी में। इस तार के अंदर कितने प्रतिरोध हैं मेरे भाई? इस तार के अंदर जो हैं हमारे 1 2 3 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं? 3। इसका मतलब बताइए, इसमें धारा रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हाँ सर जी, रुकेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध धारा को रोकता है। अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये क्या है बताइए? आपके श्रेणी क्रम प्रतिरोध हैं। ठीक है, इसमें पहला कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा को मिलाकर जोड़ा जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में क्या किया जाता है? ये जो आपका प्रतिरोध होते हैं ना, इसका जो एक सिरा होता है, इस प्रतिरोध में जो पहला सिरा होता है दूसरे सिरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रतिरोध में क्या किया जाता बताइए? इस प्रतिरोध में ये जो प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा होता है, इस दूसरे सिरे के पहले सिरे से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका दूसरा सिरा इसके किसके सिरे से? इस तीसरे वाले सिरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और इसको इस y पॉइंट से जोड़ा जाता है, और इस प्रतिरोध को यहाँ पर x पॉइंट पे जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि इस तार से, इस वाले तार से, और इसको इस वाले तार से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरोध जो एक प्रतिरोध का एक सिरा एक दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं ना, ऐसे प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है। जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है ना, अगर इसमें 1 एम्पियर अगर धारा जा रही है ना भैया, हे मन, अगर 1 एम्पियर धारा का मात्रा, एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसीलिए अगर यहाँ पर 4 एम्पियर धारा जा रही है ना, 4 एम्पियर अगर इसमें धारा जा रही है, तो हेहू में 4 एम्पियर जाएगी, दूसरों में, और ये इसमें भी 4 ही एम्पियर धारा जाएगी। यानी कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में जो धारा होती है समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है। अगर पहले प्रतिरोध में धारा अगर 4 एम्पियर है, तो दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, और जितना रहेंगे उसमें भी 4 ही रहेंगे। आई होप आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? अच्छा, जो आपका श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है, इसका टोटल जो होता है प्रतिरोध को निकालने के लिए, इस श्रेणी क्रम प्रतिरोध में टोटल प्रतिरोध को निकालने के लिए इन तीनों को सिंपल सा जोड़ देते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस, और H मतलब होता है सीरीज। यानी कि ये मतलब प्रतिरोध का सीरीज का टोटल जो होता है प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यानी कि इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर होता है? टोटल प्रतिरोध के बराबर होता है। और टोटल प्रतिरोध जो होता है RS बराबर जो होते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने यहाँ रहेंगे डॉट डॉट एंड सो ऑन यहाँ पर जोड़ जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब हमारा
चौथा बात क्या है, यदि एक परिपथ टूट जाता है तो अन्य सभी परिपथ में जो होते हैं करंट नहीं आएंगे, यानी कि अन्य परिपथ जो होते हैं बंद हो जाएंगे। अगर यहाँ से ना मेरे भाई, यहाँ से अगर ये परिपथ टूट गया ना, ये परिपथ तो बंद परिपथ है, अगर यहाँ से ये परिपथ टूट गया, यहाँ से आपने तार को वायर को काट दिया तो ये परिपथ टूट जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में इसमें भी धारा नहीं आएगा और इसमें भी धारा नहीं आएगा और इसमें भी धारा, इसमें भी करंट नहीं आएगा, इसमें भी करंट नहीं आएगा, इसमें भी करंट नहीं आएगा। परिपथ का एक अगर परिपथ कहीं पर टूट गया तो सारे प्रतिरोध में हमारे धारा प्रवाहित नहीं होंगे, यही बात लिखा गया है। यदि एक परिपथ टूट जाता है तो सभी परिपथ काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि ना इसमें करंट आएगा, ना इसमें करंट आएगा, ना इसमें करंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है भैया, श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। ये इसका एक सिरा एक दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, अर्थात अगर पहला सिरा टूट गया तो अन्य सिरों में भी करंट नहीं आएगा, सारे बेकार हो जाएंगे, है ना। तो ये अच्छे नहीं होते भाई, श्रेणी क्रम प्रतिरोध अच्छे नहीं होते हैं। किसके लिए? घरों के लिए। घर के वायरिंग में हम श्रेणी क्रम प्रतिरोध नहीं लगवाते हैं। काहे कि अगर हमने मान लो हमारे भैया में छोटका भैया बड़का भैया में झगड़ा हुआ और हमने क्या किया, अपना जो है लाइट बंद कर दिया, तो उनके घर में का पूरा लाइट बंद। अगर हम पंखा चला रहे हैं तो ठीक है चल रहा है, लेकिन हम पंखा बंद करें सारा पंखा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, एक को चालू करने पे सगरी चालू होगा, एक को बंद करने पे सगरी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये घरों के लिए उपयोगी नहीं होते, ये घरों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे आप समझो, जैसे मुझको पंखा चलाना है तो मैं पंखों को अगर चलाऊं तो लाइटियों जल जाएगा, टीवीओ चलने लगेगा, बजो चलने लगेगा, एसीओ चलने लगेगा, फ्रिजियो कूलर वो सब चलने लगेगा। इसीलिए तो भैया घर में जो होते हैं, अगर बताओ एक ही अगर आप श्रेणी क्रम प्रतिरोध लगाते हैं तो बताओ नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, मारपीट हो जाएगा, सास पतोही में मारपीट हो जाएगा। ठीक है, सास लेकर टीवी देखेगी, पतोही जो है वो अपना कुछ और ही पतोही धो के बटमिया ऑफ कर देगी, तो वो टीवी देखती रहेगी दूसरे रूम में, पता चलेगा लाइटिये भाग गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं घरों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि अच्छे नहीं माने जाते हैं। अच्छा, इनका बोल्ट निकालने के लिए, इनका पूरा टोटल बोल्ट निकालने के लिए, टोटल बोल्ट इनका होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इसमें टोटल बोल्ट निकालने के लिए क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में श्रेणी क्रम जो होता है हमारे प्रतिरोध का जो बोल्ट होता है, इसको निकालने के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देते हैं। क्लियर हुआ? ओके, बस तीन हमने 6 इसमें हमने मेजर चीज को बताया जिसको आपको याद करना है। अब ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये है हमारा पार्श्वक्रम प्रतिरोध, इसको हम लोग समांतर प्रतिरोध भी कहते हैं। इस प्रतिरोध ये कैसा लगा है? समांतर प्रतिरोध, एक दूसरे के समान लगा है, एक दूसरे के समान लगा है, और ये एक दूसरे के बगल में लगा था। समान नहीं ना भाई, आमने सामने जो रहता है उसको क्या कहते हैं? समान। और जो ये इधर से ऐसे बगल से रहेगा उसको क्या कहते हैं? बगल है ये, है ना, ये क्या है? लाइन से बगल है। तो ये समांतर प्रतिरोध होते हैं, इनको हम लोग पार्श्व प्रतिरोध भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये प्रतिरोध में, ठीक है, क्या खास बात है इसको समझेंगे। प्रतिरोधक का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों को दो बिंदुओं के बीच में लगाया जाता है। अच्छा, जो पार्श्व प्रतिरोध होते हैं ना, इनको दो बिंदु के बीच में लगाते हैं। देखिए ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये इन दो बिंदु के बीच में प्रतिरोध लगाया जाता है। इस दो बिंदु के बीच में देखिए ये रेजिस्टेंस लगाया गया है, इन दो बिंदु के बीच में इस रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है भैया? हेमन, क्या किया जाता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध में? क्या किया जाता है? इसमें जो होता है एक सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है और इसमें दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। किसमें? पार्श्व प्रतिरोध में जो होता है रेजिस्टेंस कैसे जोड़े जाते हैं? तो कहेंगे पार्श्व प्रतिरोध में रेजिस्टेंस जो होते हैं दो बिंदुओं के बीच में जोड़े जाते हैं। और मेरे भाई पार्श्व संयोजन में परिपथ के हर भाग में जो विद्युत धारा अलग अलग होती है, इसमें विद्युत धारा 4 एम्पियर है तो इसमें 5 एम्पियर रहेगा, इसमें 6 एम्पियर, अलग अलग रह सकता है। ठीक है,
अलग अलग रह सकता है। समझ रहे हैं, यानी कि अलग अलग रह सकता नहीं, रहता है। पार्श्व प्रतिरोध में जो धारा होती है, इन सब में धारा अलग अलग होती है। इसमें अगर 4 एम्पियर है तो जरूरी नहीं है इसमें भी 4 एम्पियर होगा, इसमें 5 एम्पियर हो जाएगा, इसमें 6 एम्पियर हो जाएगा या 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके घर में जो वायरिंग हुआ रहता है ना, वो कैसा हुआ होता है बताओ आप। वो वायरिंग जो होता है हमारा, वो कैसा हुआ रहता है, पार्श्वक्रम में हुआ रहता है, यानी कि पार्श्वक्रम प्रतिरोध उसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो अगर पंखा बंद करते हो तो लाइट बंद नहीं होती है, लाइट आप बंद करते हो तो पंखा बंद नहीं होती है, आप एसी बंद करते हो तो कूलर जो होता है आपका चलता रहता है, आप कूलर बंद करते हो तो एसी चलती रहती है। मतलब आप जिस डिवाइस को बंद करोगे, जिस अवयव को बंद करोगे वही बस बंद होगा। ठीक है, तो ऐसे संयोजन जो होते हैं पार्श्व संयोजन कहलाते हैं, या पार्श्वक्रम जो होता है प्रतिरोध या समांतर प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका टोटल प्रतिरोध अगर निकालना ना, टोटल प्रतिरोध इनका होता है, देखिए 1/RP। आप पी क्या बताता है, पैरेलल। पी क्या बताता है, पैरेलल। तो 1/R टोटल पैरेलल जो होता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R है ना, P बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डॉट डॉट जितना भी प्रतिरोध निकलना है ना, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5, ऐसे डॉट 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 जितना भी प्रतिरोध आपका लगा गया है किसमें किसमें, पार्श्वक्रम प्रतिरोध या समांतर प्रतिरोध में, उसका टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस सॉरी R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि एक परिपथ टूट जाता है तो अन्य परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें, पार्श्वक्रम प्रतिरोध में अगर एक परिपथ टूट गया ना तो अन्य 2 परिपथ चलते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये वाला परिपथ टूट गया तो भैया हाई ना बेकार हुआ, हाई आपका चलता रहेगा। मान लो किसी घर 2 रूम में अलग अलग पंखा लगा है, तो कोई जरूरी है क्या कि पहला अगर रूम का पंखा खराब हो गया तो दूसरों भी खराब हो जाएगा, नहीं। या पहले रूम में अगर लाइट नहीं आ रही तो दूसरों में नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। क्यों, क्योंकि उसको पार्श्वक्रम प्रतिरोध पार्श्वक्रम में लगाया गया होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि एक परिपथ टूटने पर अन्य परिपथों पर, अन्य जो होते हैं प्रतिरोधकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हाई टूट गया तो हाई दोनों काम करेगा, अगर हाई टूट गया तो हाई दोनों काम करेगा, हाई दोनों टूट गया तो हाई काम करेगा। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ ना, ओके। यह घरों में उपयोगी होता है, हाँ जी, घर में उपयोगी होता है, इसको घर में यूज किया जाता है। किसको, तो जो पार्श्वक्रम प्रतिरोध होते हैं उनको घर में यूज करते हैं। इसका टोटल धारा निकालने के लिए, इसका टोटल धारा निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं, इसका टोटल धारा निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालते हैं, और सीरीज का जो होता है टोटल वोल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हैं। ठीक है, सीरीज का जो होता है टोटल जो होता है हम क्या निकालते हैं बताइए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पार्श्वक्रम प्रतिरोध में टोटल जो होता है प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालते हैं। क्लियर हुआ, तो आज हमने आपको बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध क्या होता है, धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, चालक सुचालक क्या कहलाते हैं आपके, इन सब पे आपको बात किया, आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणीक्रम प्रतिरोध होता है और पार्श्वक्रम प्रतिरोध होता है। ठीक है, और आपको मैंने फिगर के माध्यम से भी समझाया। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाती है तो प्लीज़ यार संकोच ना करें, आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों से तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में विद्युत चैप्टर को ही लेकर के। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।